नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि शिक्षण विधियाँ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम्स में। देखिए, रीट भर्ती परीक्षा का राजस्थान में दौर चल रहा है, साथ ही में बहुत सारे बच्चे सी टेट भी देना चाहते हैं। ठीक है, सी टेट भी बहुत सारे बच्चे देंगे और दोनों में ही रीट के बगैर पास नहीं की जा सकती, ऑब्वियस सी बात है। बिकॉज रीट की चर्चा करें तो देखिए, रीट में बहुत सारे नंबर की शिक्षण विधियाँ आती है। 150 में से लगभग 70 नंबर की टीचिंग मेथड्स पकड़ के चलिए आप लोग। ठीक है, देखिए किस प्रकार से होती है, आप सभी को पता है कि 15 हिंदी, 15 इंग्लिश या संस्कृत की शिक्षण विधियाँ आ जाएंगी। उसके बाद में 10 मैथ्स में पूछी जाएंगी और फिर हमारे जो साइकोलॉजी बोलते हैं हम लोग, उसमें 7 से 8 प्रश्न उसके। और फिर बात करें तो जो हमारी पर्यावरण अध्ययन है उसमें 10 प्रश्न इसके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कितने प्रश्न हो गए? 30, 40, 50 और 57। ठीक है, 57 प्रश्नों के अलावा जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीजें इन्हीं टीचिंग मेथड्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो उधर से भी आपके प्रश्न सही होंगे। ठीक है, तो इसी कारण से शिक्षण विधियाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारी एग्जाम्स में, तो हम लोग उसकी आज तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे दो विधियों के बारे में, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, इन दो विधियों के बारे में चर्चा करेंगे और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, आगमन विधि जो है वो इसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट है किस प्रकार से, किस मैनर में अपोजिट है कि जो कार्य आगमन विधि करती है उसका उल्टा कार्य निगमन विधि के थ्रू किया जाता है। सबसे पहले विधि होती क्या है, जैसे आप लोग शिक्षक बन जाएंगे, आप लोग मान लीजिए क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो मतलब मेथड काम में लेंगे ना। ऐसे तो है ही नहीं बच्चों को सिखाने के लिए। मान लीजिए आपने पढ़ाया लेकिन नहीं समझ में आया, आप अपनी विधि तो परिवर्तित करेंगे, किसी अन्य मेथड से पढ़ाने का ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग आगमन विधि की चर्चा करेंगे और पूरा एकदम फील करके हम लोग पढ़ेंगे। तो एकदम कान खोल के और दिमाग खोल के बैठिएगा क्लास में। ठीक है, आगमन विधि की चर्चा करते हैं। देखिए, आगमन विधि में कुछ नहीं होता। आगमन विधि में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो पढ़नी आपको यही है, क्योंकि निगमन तो इसके बाद में अपने आप समझ में आ ही जाएगी। आगमन विधि में होता क्या है, होता ये है कि आप लोगों को कुछ एक उदाहरण दिए जाते हैं, आप लोगों को कुछ एक उदाहरण दिए जाते हैं, उनसे आप लोग नियम बनाते हैं। ठीक है, नियम बनाने की इस प्रक्रिया को हम लोग सामान्यीकरण कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, नियम बनाने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सामान्यीकरण कहा जाता है। देखिएगा, नियम किस प्रकार से बनते हैं, आपको जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कोई आपको उदाहरण दूं मैं, तो देखिए, मान लीजिए कोई बालक है और बालक ने क्या किया, सेब खाया, हरा सेब खाया। ठीक है, बालक ने हरा सेब खाया। अब वो उसे लगा कच्चा। ठीक है, वो उसे लगा कच्चा। अब उसने उस टाइम तो कुछ ध्यान नहीं दिया, फिर उसने थोड़े दिनों बाद में वापस से एक हरा सेब खाया। अब उसे फिर से वो कच्चा लगने लगा। ठीक है, उसने वापस एक सेब खाया, लेकिन वो सेब पका हुआ था, लाल सेब था, तो उसे वो अच्छा लगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब दो तीन बार ये घटना हो जाएगी तो बालक एक सामान्यीकरण करके नियम बनाएगा। कि क्या नियम बनाएगा बालक? कि हरे सेब जो होते हैं वो कच्चे होते हैं, हरे सेब कच्चे होते हैं। बालक ये नियम निकाल लेगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग नियमीकरण या सामान्यीकरण भी बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये जो विधियां होती है ये हमारी जो बोलते हैं व्याकरण और गणित दोनों में बहुत काम की रहती है। ठीक है, दोनों में किस प्रकार से काम की है अभी समझाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा हम लोग स्पेस खाली कर लें। और व्याकरण में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिएगा, अभी जैसे मैं आपको समझाऊं, व्याकरण में हमारी संधि जब हम लोग पढ़ते हैं तो संधि दो तरीके से पढ़ी जा सकती है। एक तो जैसे आप लोगों को शिक्षक पढ़ाते हैं, आपको नियम लिखाते हैं डायरेक्ट, आप उनके आधार पे एक दो उदाहरण देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहां से फिर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है तो आपको संधि एक तरीका और बताता हूं मैं, देखिएगा। मान लीजिए आपके पास में बहुत सारे उदाहरण है, आपके पास में उदाहरण मैं देता हूं। देखिए, विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले विद्यालय बनता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं हिम प्लस आले, हिमालय बनता है। मेघ प्लस आले, मेघालय बनता है। ठीक है,
अब देखिए आप लोग क्या है इस प्रकार के लगभग जब आप 10 से 15 उदाहरण आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को क्या क्लियर होगा कि यहाँ आ है यहाँ भी आ है तो जुड़ के क्या बन रहा है आ बन रहा है। यहाँ ए है और यहाँ भी आ है तो ये भी जुड़ के क्या बन रहा है आ बन रहा है। ठीक है, यहाँ ए है आ है तो क्या बन रहा है आ बन रहा है। तो आप लोग हो सके कुछ गलत नियम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक समय के पश्चात उन नियमों में करेक्शन करते करते आप इस नियम पे पहुंचेंगे कि यदि ए या आ तो हमारा बनता क्या है आ बनता है, जो हमारा मुख्य नियम है। ठीक है, तो आप लोगों ने उदाहरणों के माध्यम से ही हमारे जो मुख्य नियम है उसकी तरफ पहुंचे आप लोग। तो ये विधि जो हो जाती है ये हो जाती है आगमन विधि। अब देखिए सीधी सी बात है, आगमन विधि किस प्रणाली पर आधारित होगी, ये चिंतन प्रणाली पर आधारित होगी। चिंतन प्रणाली पर आधारित होगी क्योंकि इसमें हमें बहुत सारा चिंतन करना होता है, उसी के बाद में आगमन विधि निकलती है। चिंतन किस प्रकार से किया जाता है उसकी भी चर्चा करेंगे आगमन विधि के जब हम लोग सोपान पढ़ेंगे। लेकिन खैर अभी हम लोग परिभाषाएं देख लेते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक बोल सकते हैं हम लोग, उनके अनुसार दो परिभाषाएं दी गई हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें, यंग नाम के मनोवैज्ञानिक ने एक परिभाषा दी है। यंग के अनुसार, मनोवैज्ञानिक नहीं बोलेंगे हम लोग, ये शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, देखिए यंग ने क्या कहा है कि इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर, देखिए जो तथ्य होते हैं उन्हें स्थूल माना जाता है। ठीक है, अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत नियम अथवा सूत्र पर पहुंचता है। ठीक है, पूरी परिभाषा आपको याद बिल्कुल भी नहीं रखनी है, आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। एक तो आप लोग याद रखिएगा स्थूल तथ्य, और दूसरी चीज आप लोग मानसिक शक्ति अगर याद रख लेंगे तो आपकी ये परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है, किस प्रकार से, परीक्षा में सीधी सी बात आपसे नहीं कहेगा कि यंग के अनुसार कौन सी परिभाषा है लिखिए, लिखवाएगा नहीं पूरी परिभाषा, ऑप्शन देगा। तो आपको या तो ये कथन दे देगा और पूछेगा किसके अनुसार है, तो कथन में अगर आपको मानसिक शक्ति शब्द मिले तो आप समझ जाइएगा कि यंग ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपना प्रश्न सही कर सकते हैं। अब देखिए इस परिभाषा का अर्थ क्या है, वही अर्थ है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था आगमन विधि में। क्या है देखिएगा, बालक क्या करता है, बहुत सारे उसके पास में स्थूल तथ्य होते हैं, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, उन्हीं के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति या चिंतन शक्ति का प्रयोग करके स्वयं किसी विशेष सिद्धांत नियम अथवा सूत्र पर पहुंचता है। यही बात मैंने आपको बताई थी जो यंग शिक्षा शास्त्री ने अपनी परिभाषा में बताई है। क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए दूसरी परिभाषा देते हैं लैंडल के अनुसार। ठीक है, दूसरी परिभाषा लैंडन के अनुसार देखिएगा, इन्होंने क्या कहा है, जब बालक के समक्ष अनेक तथ्यों, पहली बात तथ्यों, दूसरे उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात बालक स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है, तब यह विधि आगमन विधि कहलाती है। लैंडन में आप लोग शब्द याद रखेंगे निष्कर्ष। ठीक है, जब निष्कर्ष दिखे तो समझ जाइएगा कि जो परिभाषा है वो लैंडन ने दी है। ठीक है, देखिएगा इसका भी वही अर्थ है, आप लोग अगर डिटेल में समझेंगे तो आपको दिखेगा कि बालक क्या करता है, सबसे पहले उसके पास में अनेक तथ्य होते हैं, उदाहरण होते हैं, कोई वस्तु होती है, उसके बाद में बालक खुद ही क्या करता है, निष्कर्ष निकालता है, नियम बनाता है, और ये विधि आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, अब आपका जो माइंड है वो क्लियर हुआ ना आगमन विधि के प्रति। आगमन विधि के प्रति आपका पूरा का पूरा जो दिमाग है वो अभी क्लियर हुआ ना कि किस प्रकार से क्या होती है। अब देखिएगा थोड़े हम लोग शिक्षण सूत्र देख लेते हैं आगमन विधि के। आगमन विधि निम्न शिक्षण सूत्रों पर कार्य करती है। सबसे पहले कि हम लोग बालक को उदाहरण देते हैं और वो नियम निकालता है, सीधी सी बात है। उसके बाद में नियम निकालने की प्रक्रिया होती है सामान्यीकरण या नियमीकरण, मतलब नियम होते हैं सामान्य और उदाहरण होते हैं विशेष, तो विशेष से सामान्य की ओर हो गई विधि। ठीक है, उसके बाद में हमें उदाहरण तो ज्ञात है, प्रकृति में हमें दिखता है कि बहुत सारे उदाहरण दिखते हैं। ठीक है, जैसे हरे सेब, हमें पता है हरा सेब कोई पड़ा है वो खट्टा है। ठीक है, हरा सेब जो पड़ा है वो खट्टा है। ठीक है, लेकिन नियम जब हम लोग निकालेंगे कि सारे के सारे हरे सेब खट्टे हैं, तो वो तो हमने निकाला है ना नियम, तो वो तो अज्ञात ही था, लेकिन ये तो ज्ञात ही था ना कि हरे सेब खट्टा है। ठीक है, तो हमारा जो ये हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये भी क्लियर है। अब देखिए तथ्य जो होते हैं वो स्थूल होते हैं, ऊपर ही बताया यंग की परिभाषा में, तो स्थूल तथ्यों से सूक्ष्म की ओर। क्लियर है, ये चार हमारे जो शिक्षण सूत्र मुख्य रूप से हैं, इनको याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र आपको समझ में आए कि उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये विधि कार्य करती है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगमन विधि के सोपान पढ़ते हैं।
देखिए, सोपान की चर्चा करें तो 4 इसके पूरे के पूरे स्टेप्स होते हैं जिनको हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है? 4 डिटेल में हम लोग पूरा का पूरा स्टेप्स समझने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना। शिक्षक जो होता है वो बालक के समक्ष शिक्षक उदाहरण देता है, उदाहरण देता है सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या होता है? निरीक्षण करना। बालक निरीक्षण करता है, बालक निरीक्षण करता है, ठीक है? बालक ने उदाहरण जो शिक्षक ने दिए उनका निरीक्षण करना शुरू किया, उसने कुछ एक मतलब परिकल्पनाएं की, ठीक है, और निरीक्षण किया उसका। उसके बाद में बालक करता है सामान्यीकरण, या फिर बालक जो है वो नियमीकरण करता है या नियम बनाता है। बालक नियम बनाता है, क्लियर है? बालक नियम बनाएगा, किस प्रकार से? अपनी परिकल्पनाओं के आधार पे परिकल्पना करेगा, उसके बाद में उनमें देखेगा कि कौन से सत्य है कौन से असत्य है। उन परिकल्पनाओं के संयोग से फिर बालक नियम तक पहुंचेगा। उसके बाद में नियम जब बन गया तो इतना ही काम नहीं होता। आगमन विधि में हम लोग जब नियम बन जाता है उसके बाद में उस नियम की सत्यता की भी जांच करते हैं, ठीक है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच किस प्रकार से की जाती है? सत्यता की जांच इस प्रकार की जाती है कि जिस प्रकार के उदाहरण उसे दिए गए थे उन्हीं उदाहरणों का प्रयोग वापस से किया जाता है और देखा जाता है कि जो नियम निकला है या जो भी सामान्यीकरण हम लोगों ने किया है वो यूजफुल है कि नहीं है, वो सभी चीजों पे लागू होता है कि नहीं होता है। क्लियर है? तो आगमन विधि के टोटल 4 सोपान होते हैं। विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना, उसके बाद में निरीक्षण करना, उसके बाद में सामान्यीकरण करना, उसके बाद में परीक्षण या सत्यापन करना। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं और शिक्षण विधियां जो हम लोग पढ़े हैं, अभी आगमन विधि हम लोगों ने पढ़ी है, इसके गुण और दोष हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़े, देखिएगा, इस विधि की विशेषताएं देखते हैं और विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहली विशेषता, ये विधि जो है ये वैज्ञानिक विधि है, ठीक है? ये जो विधि है ये वैज्ञानिक विधि है क्योंकि आगमन विधि के द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है, मतलब जो सामने चीजें उपस्थित है उसी पे आधारित होता है। तो आप कभी इस चीज को भूलते नहीं है, तो ये वैज्ञानिक विधि है। दूसरी चीज, ये विधि जो है ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है। मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों पे आधारित है, ठीक है? क्योंकि ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित विधि है, इसी कारण से ये विधि जो है ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर कोई बालक है और वो इस विधि से पढ़ता है, अब आपके मन में भी ऐसा हुआ होगा ना कि काश हमारे टीचर्स भी हमें इसी विधि से पढ़ाते। तो ये बालकों के लिए बहुत ज्यादा उत्तम विधि है, बालकों के लिए उत्तम उत्तम विधि है, ठीक है? बालकों के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम विधि है। क्यों है? क्योंकि देखिएगा, बालक को जब इस विधि से पढ़ाया जाता है तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है? तो चौथा पॉइंट हो जाएगा, अध्ययन में रुचि जागृत करती है। अध्ययन में रुचि जागृत करती है, ठीक है? बालक जब इस विधि से पढ़ेगा तो उसके मन में इंटरेस्ट तो पैदा होगा ना। बालक जब विधि से पढ़ेगा तो उसके मन में इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है? अब देखिए, बालक को जब इतना इंटरेस्ट पैदा होगा तो पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि ज्ञान स्थायी होता है इसके द्वारा। ज्ञान स्थायी प्राप्त होता है। स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है जब आप लोग इस विधि से पढ़ते हैं तो आपका ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा, मतलब आप भूलते नहीं है, ठीक है? और बात करते हैं इसके बारे में, एक आध अगर कोई और हो तो। छोटी कक्षाएं जैसे बालक के लिए है, बड़ी कक्षाओं के लिए तो अनुपयोगी हो जाएगी, वो तो हम लोग इसके दोष में चर्चा करेंगे। लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी विधि है क्योंकि बालक है उसका सिलेबस भी इतना सा ही होता है, आप लोग उसको इस विधि से पढ़ा सकते हैं, इसीलिए, ठीक है? आगे चले। देखिए, इसमें क्या होता है, बालक की खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है, बालक में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। खोजी प्रवृत्ति का विकास क्यों होता है? क्योंकि बालक जो है वो स्वयं नियमों को खोजता है और उनके आविष्कार करता है, ठीक है? इसीलिए बालक में खोजी प्रवृत्ति का भी विकास होता है इस विधि के द्वारा। अब चलिए इस विधि के दोष की चर्चा करें तो दोष भी इसके जस्ट अपोजिट ही हो जाएंगे कि जैसे ये बालकों के लिए उपयुक्त है, लेकिन ये जो विधि है ये बालकों के लिए तो उपयुक्त है लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी।
अनुपयोगी। ठीक है। दूसरी जो विधि की जो गुण है, दूसरा विधि का गुण क्या हो जाएगा? एक मिनट, हाँ रुकिएगा जरा। विशेषता और गुण तो समान ही है ना, एक ही बात है। उन्हीं को हम लोगों को यहाँ लिखना है, विशेषता और गुण को ही यहीं लिखना है। मैंने सोचा ये दोष हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हीं को हम लोग कॉपी करके इधर लिख देंगे। ठीक है, एक सेकेंड बस। वैसे आप लोग समझ जाइएगा ना, इसको कॉपी करके लिखने की क्या आवश्यकता है। आप लोग समझ जाइएगा कि ऊपर वाले ही नीचे लिखने, वो बस नाम ही नहीं है, समझिए गुण वो विशेषताएं, गुण एक ही चीज होती है। ठीक है। दोष में हम लोग लिखेंगे कि बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी। बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट, पाठ्यक्रम जो है वो समय पे समाप्त नहीं होगा। समय पर पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए एक टॉपिक को समझाने के लिए कितने दिन लग जाएंगे। पहले उदाहरण देंगे, फिर बालक कब जाने कब नियम निकालेंगे, तब जाके उनका सत्यापन होगा और उसके बाद में वो टॉपिक पूरा होगा। जबकि अगर शिक्षक जल्दी से पढ़ा देगा तो पाठ्यक्रम समय पे पूरा हो जाएगा। इसीलिए इस विधि से जो पाठ्यक्रम है वो पूरा होने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होगी ये विधि, छोटी कक्षाओं के लिए तो उपयोगी है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में ना इतना पाठ्यक्रम नहीं होता, इसी कारण से। और दूसरी चीज, दो चीज हो गई। तीसरी देखिए, सभी नियमों का संभव नहीं है इससे शिक्षण, सभी नियमों का शिक्षण संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है। सारे के सारे जो नियम है वो इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते, क्योंकि कुछ एक नियम, अब जैसे गणित में बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो हम पढ़ सकते हैं इस विधि से, लेकिन बहुत सारे नियम ऐसे भी होते हैं जो इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते। इस कारण ये भी एक इस विधि का दोष हो गया। ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा कि ये विधि है, अब इसमें हम लोग कुछ एक सहायक विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। सहायक विधियां नहीं ले सकते, या फिर मैं कहूं कि ये विधि अपने आप में ही पूर्ण है। ठीक है। अपने आप में, अपने आप में पूर्ण मानी जाती है, जो कि असंभव है। क्लियर हुआ? तो ये सारे जो थे वो आगमन विधि के दोष हो गए। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी से निगमन विधि भी समझ लें। निगमन विधि में कुछ नहीं होता, बहुत आसान विधि होती है। नियम होते हैं हमारे पास में और उनसे हम लोग उदाहरण हल करते हैं। जैसे मैं व्याकरण का ही उदाहरण देता हूं कि मैंने आपको नियम दे दिया कि ए या आ के साथ मिलकर आ का निर्माण करेंगे। अब चाहे कितने भी उदाहरण ले आओ, आप लोग हल कर लेंगे, तो यही निगमन विधि होती है। क्लियर है? निगमन विधि क्या होती है? नियमों से हम लोग उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। सूत्र, नियम, निष्कर्ष हमारे पास में पहले से होते हैं, फिर हम लोग आगे जो समस्याएं आती है, हमें जो प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, उनका हम लोग सॉल्यूशन करते चले जाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं और निगमन विधि के शिक्षण सूत्र की बात करें तो वो उस विधि के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे जो हमने आगमन विधि पढ़ी है, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टी है। ठीक है। वो विधि थी उदाहरण से नियम, ये हो जाएगी नियम से उदाहरण। वो थी विशिष्ट से सामान्य, ये हो जाएगी सामान्य से विशिष्ट। और वो विधि थी प्रत्यक्ष से प्रमाण, ये हो जाएगी प्रमाण से प्रत्यक्ष। ठीक है। अब बात करें वो क्या थी, स्थूल तथ्यों से सूक्ष्म नियमों की तरफ, तो ये सूक्ष्म से स्थूल हो जाएगी। और उसमें क्या थे, ज्ञात से अज्ञात था, ये अज्ञात से ज्ञात हो जाएगी। तो शिक्षण सूत्र एक के याद करने हैं, बाकी में अपोजिट कर देने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस विधि के गुण क्या हो जाएंगे? जो ऊपर वाली विधि के दोष थे वो इस विधि के गुण हो जाएंगे। सबसे पहले ये बड़ी कक्षाओं के लिए भी उपयोगी हो जाएगी, पाठ्यक्रम भी समय पे पूरा होगा, और सभी प्रकार से जो सभी विषय हैं उनका शिक्षण भी इससे आसानी से करवाया जा सकता है। सभी टॉपिक्स का जो शिक्षण है वो आसानी से करवाया जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है ना? और ये विशेष करके जो बीज गणित, रेखा गणित और त्रिकोणमिति है उसमें काम आती है। किसमें आती है? बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति में काम आती है। ठीक है। इन तीनों चीजों में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काम आती है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है और पाठ्यक्रम समय पर। ठीक है, मैं याद दिला देता हूँ, आप लोग वो ही चीजें लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसके दोष देखें तो जो आगमन विधि के गुण थे वो इस विधि के दोष हो जाएंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ना, एकदम सिंपल सी विधि है, जो इसकी विशेषताएं थी वो उसकी हो जाएगी। पहली बात,
पहली बात तो क्या हो जाएगी, रटने पे बल देती है। चलिए वहीं चलते हैं, वहीं लिखेंगे थोड़ा, वरना आप लोग बोलेंगे बहुत जल्दी निपटा दिया टॉपिक। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये रटने पे बल देती है, क्योंकि आपको नियमों को रटना पड़ेगा, रटने पर बल देती है। ठीक है, क्योंकि नियमों को आपको रटना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो प्रश्नों का हल कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये नीरस विधि है, नीरस विधि है। तीसरी चीज अरुचिकर है, रुचि जागृत नहीं होती बालकों की, नियम रटते रहते बेचारे, समझ में उनको कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो एक ये अरुचिकर विधि है। उसके बाद में बात करें तो ये चिंतन कौशल का विकास नहीं कर पाती, क्योंकि बालक जब रटता है तो वो रट्टू बन जाता है, न कि खोजी प्रवृत्ति। तो ये चिंतन का विकास नहीं कर पाती, चिंतन का विकास नहीं। और बात करें तो पांचवा छोटी कक्षाओं में अनुपयोगी है। छोटी कक्षाओं में अनुपयोगी। दूसरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण ये विधि न तो वैज्ञानिक है और न ही मनोवैज्ञानिक, तो ये विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्लियर है, तो ये सारे हो गए निगमन विधि के दोष। तो क्लियर है, अब हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चैनल पे नए सब्सक्राइब करेंगे क्यों, 1 मिनट सुनते जाइएगा, उसके बाद में चले जाइएगा, 2 मिनट बस बात करनी है, सुनिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि इस चैनल पे हम लोग के ना पूरा का पूरा जो रीट का सिलेबस है उसके प्रैक्टिस सेट भी चला रहे हैं, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज जिन्हें आप लोग बोलते हैं, या एमसीक्यूज जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे आप लोग वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, और अपनी तैयारी को आप लोग बहुत अच्छी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, और विधियां पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।